Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Good morning, students. Today we will study political science, second chapter, that is federalism. In the previous class we have studied about the federalism. What is federalism? अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. इस चीज़ को, इस पावर शेयरिंग के इस सिस्टम को, वर्टिकल सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं. आज हम इसके की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वी विल स्टडी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्ट थिंग, देर आर 2 or more लेवल्स ऑफ और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. हम जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या है, उसमें गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल्स होते हैं जिसको टायर्स भी कहते हैं. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. It means गवर्नमेंट की जो अलग अलग टायर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सब दोनों देश के सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. मतलब दोनों का टारगेट कौन है? सेम सिटीजन है. बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन. लेकिन हर एक लेवल का अपना एक जुरिडिक्शन है. जुरिडिक्शन मीन्स होता है अधिकार क्षेत्र. सी इन द ग्लॉसरी वी हैव स्टडीड जुरिडिक्शन. इट शुड बी क्लियर्ड द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी. वो एरिया जिसमें हर एक की अपनी एक लीगल अथॉरिटी होती है. द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. ये जो अथॉरिटी है, ये जो एरिया डिफाइन किया गया है, वो एक तो जोग्राफिकली हो सकता है कि भाई आपका ये ग्वालियर क्षेत्र है, का ग्वालियर कलेक्टर अलग है, इंदौर का कलेक्टर अलग है. हम अभी एमपी स्टेट गवर्नमेंट की जो कलेक्टर है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी जो पावर है वो कहाँ पे होंगी? केवल एमपी के लिए होगी. वो चीफ मिनिस्टर एमपी का है, उसकी पावर एमपी में ही उसकी वैल्यू है. जबकि गुजरात का, राजस्थान का, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र अलग अलग है. चाहे वो जोग्राफिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग हो, चाहे सर्टन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है यहाँ पे? लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है. अगर वो लोग कोई कानून बना रहे हैं तो जो कानून एमपी में लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि राजस्थान में लगेगा, जरूरी नहीं है गुजरात में लगेगा. टैक्सेशन, वो किस तरह के टैक्स लगाएंगे, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में हर एक के पास बिल्कुल क्लियर अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन बिल्कुल क्लियर होता है कि उनके पास क्या कितनी पावर्स हैं. फाइन. द जुरिडिक्शन ऑफ द थर्ड पॉइंट इज द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो जुरिडिक्शन है, ये जो अधिकार क्षेत्र है, किसके पास कितनी पावर होगी, किस तरह के कानून बना सकता है, कैसे टैक्सेस लगेंगे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, तो ये किसके पास होगी? ये होगी पावर, ये पावर होगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन. हर स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर स्पेसिफाइड करता है, उस विशेष कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि आपके पास क्या जुरिडिक्शन है, आपका किस लेवल के पास कितना अधिकार क्षेत्र है. सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली गारंटीड. और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको गारंटी भी दी जाएगी. ये जो कोई भी स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या अस्तित्व है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये कौन बता रहा है? इसकी गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है. संविधान हमारा ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार हैं, वो क्या किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस में जो उसके मूलभूत नियम है, उसको यूनिलैटरली मीन्स अकेले, वो इसको चेंज नहीं कर सकती. किसी भी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल लॉ को चेंज कर सके अकेले.
सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह के चेंजेस के लिए कंसेंट मिलनी चाहिए। कंसेंट मीन्स होता है सहमति, दोनों जितने भी लेवल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबकी कंसेंट सहमति ज़रूरी होती है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट मीन्स होता है व्याख्या करना। कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कर सकती है, एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जो अलग अलग लेवल्स हैं उनके पास कितनी पावर है, ये कौन इंटरप्रेट कर रहा है, उसको कौन बता रहा है, कोर्ट बता रहा है, उसके पास ये अधिकार है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। अब अगर कभी अपनी पावर के एक्सरसाइज करते टाइम, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास अलग अलग पावर हैं, उनके बीच में झगड़ा हो जाए कि हमारे पास ये पावर है, दूसरा कहेगा नहीं हमारे पास पावर है, तो उसके बीच में जो हाई कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, दोनों एक एम्पायर की तरह इन डिस्प्यूट्स को डिज़ोल्व करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि हाँ यहाँ पर अगर कोई झगड़ा हो जाता है पावर के लिए गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये अधिकार कोर्ट्स के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और जो पावर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की उनको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर अब पैसे की बात है, जो रेवेन्यू है उसके जो सोर्सेज हैं हर लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, उसको जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया है, ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स उनकी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, वो स्वायत्ता जो है, वो कितने टैक्स लगा सकते हैं, किस टाइप के किस चीज़ से रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होती हैं ताकि उनमें कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम thus has dual ऑब्जेक्टिव। अब ये जो फेडरल सिस्टम बनाई क्यों, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो उद्देश्य हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। उसके दो उद्देश्य हैं। पहला क्या है, हमारे देश की यूनिटी, एकता की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, और दूसरा जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, राजस्थान का कल्चर अलग है, असम का अलग है, साउथ में तमिलनाडु का अलग है, तो इन सब की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, सब में जो विभिन्नता है उसको भी समाहित कर लेना, एकोमोडेट कर लेना, ये भी फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इसलिए फेडरल सिस्टम बनाया गया ताकि स्टेट्स को भी अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लॉ बनाने की, उनके अकॉर्डिंग ना अब काम करने की अधिकार रहेगा और इनको भी रहेगा। ये दो चीज़ें हैं जिनके आधार पर फेडरल सिस्टम बनाया गया। Therefore, two aspects are crucial for institutions and practice of federalism। इसलिए ये दोनों आस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हैं किसी इंस्टीट्यूशन के प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल ऑफ पावर शेयरिंग, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में दोनों इस एग्रीमेंट को मानेंगे। इसको म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट दोनों ही एक अच्छे फेडरलिज्म के लिए ज़रूरी है। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड स्टडी अबाउट द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फाइन।